बहुत समय पहले कानपुर में रामू नाम का एक लड़का किसानियों करता और अपनी माता के साथ जीवन यापन करता था। उस साल भयानक तूफान के कारण खेतों में लगाए गए सारे पैसे डूब गए। क्या कर सकते हैं बेटा, प्रकृति के प्रकोप से कोई नहीं बच सकता। ये पहली बार तो नहीं होया ना माता। हर 3 बरस के बाद प्रकृति की क्षति का हम शिकार होते ही हैं। या तो तूफान आ जाता है या फिर कई सालों वर्षा ही नहीं होती। ऐसा ही रहा तो खेती कैसे करेंगे माँ। इसलिए मैंने एक विचार कर लिया है। अब इस खेती को छोड़कर मैं खुद का कोई व्यापार करूंगा। व्यापार करने के लिए भी तो पैसे लगते हैं ना। फसल से लाभ होगा, मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन तूफान की वजह से कुछ नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे माँ। हमारी जमीन बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसी से व्यापार करूंगा। यही मेरा अंतिम निर्णय है। ठीक है बेटा, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो, पर हाँ ध्यान से करना। इसके बाद रामू अपनी जमीन बेचकर व्यापार शुरू करता है। बेटा, इस पर्ची में सारा लिखा सामान दे देना, मैं अभी वापस आता हूँ। और हाँ, हिसाब का पैसा भी मुझे बता देना, आते हुए दे के चला जाऊंगा। काका, इस सामान के कुल मिलाकर 200 रुपए होंगे। क्या? इतना कम दाम? कहीं तुम मिलावटी सामान तो नहीं बेच रहे हो? इतना कम दाम कैसे है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सामान गुणवत्ता वाला ही है, संदेह मत कीजिए। काका, मैं बाकी व्यापारियों की तरह अधिक लाभ का बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। बस काम चल जाए, इतने लाभ की अपेक्षा करता हूँ। अच्छी बात है बेटा, तुम जैसे ईमानदार लोगों का व्यापार तो बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, ये लो पैसे और सामान पैक करके रख देना। इस तरह कम दाम में गुणवत्ता वाला सामान बेचने से उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। रामू बहुत धन इकट्ठा कर लेता है। उसकी सफलता से उसके आसपास के लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। देख देख, ये यहाँ का बड़ा व्यापारी है, बहुत धन है इसके पास। आज हम इसी के घर में ढाका डालने वाले हैं, समझे। देख, दुकान में भी बहुत सारा धन होगा, हम दुकान भी लूट लेते हैं। ठीक है, तो तुम अपने 2 साथियों के साथ जाकर इसका घर लूटो, तब तक मैं दुकान लूटता हूँ। अनाज भी बहुत दिख रहा है, वो भी हाथ लगते ही चुरा लेंगे। इस तरह तो हम बहुत बड़े धनवान हो जाएंगे। आज रात ही इस योजना को अंजाम देते हैं। उस रात चोर रामू की दुकान और घर दोनों लूट लेते हैं। रामू की सारी जमा पूंजी चली जाती है और वो इससे बहुत ज्यादा दुखी होता है। माँ, ऐसा क्यों हुआ माँ? मैंने खेत बेचकर व्यापार शुरू किया था, अच्छा चल भी रहा था, और अचानक से सब कुछ लूट गया है। माँ, अब मेरे पास फिर से व्यापार खड़ा करने के लिए पैसे भी नहीं हैं। माँ, व्यापार अच्छा चलने से सबकी नज़र हम पर ही थी। हमने सोचा भी नहीं कि चोरी हो सकती है। अब मेरा मन उठ गया है माँ। मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ की यात्रा पर जाना चाहता हूँ, उसके बाद ही कुछ सोचूंगा। ऐसे निराश हो जाओगे तो कैसे चलेगा? वैसे हमने कहाँ सोचा था ऐसा हो जाएगा तुम इसे। इतनी गंभीरता से मत लो, तुम फिर से व्यापार शुरू करो। अपना देखना, इस बार तुम जरूर सफल हो जाओगे। कुछ भी कर लूं लेकिन जम नहीं रहा। मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन मुझे फल नहीं मिल रहा। मैं कुछ दिनों के लिए इन सब से दूर रहना चाहता हूं। माँ, मैं कल के कल ही तीर्थ यात्रा पर निकलता हूं। इसके बाद रामू तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। बहुत दूर का सफर तय करने के बाद वो एक धर्मशाला के पास जाकर रुकता है। बहुत लंबा सफर तय कर लिया है, अब और ज्यादा नहीं चल पाऊंगा। आज रात को यहीं रुक जाता हूँ। मैं बूढ़ी माँ, मुझे आज रात के लिए जगह चाहिए, कल सवेरे निकल जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। हर दिन का तुम्हें 10 रुपया देना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है माई। और भोजन का कितना देना होगा? हर दिन का 3 समय का भोजन मिलाकर ही 20 रुपया देना होगा। वैसे तुम आए कहाँ से हो और करते क्या हो? कहाँ जाना है? तुम्हें अपने बारे में कुछ बताओ। जो भी यहाँ आता है मैं सबसे पूछती हूँ, तो तुम मुझे अपने बारे में बताओ। मैं कानपुर से आया हूँ माई। मैं हर तरह से दिवालिया हो चुका हूँ। निराश होकर मैं तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा हूँ माई। अरे, इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ फिक्र मत करो, इन सब का हल तुम्हें जरूर मिलेगा। काशी नगर में राजू दत्त नाम का एक ऋषि है, तुम जाकर उनसे मिलो और अपनी समस्या बताओ, वो तुम्हें जरूर हल बताएगा। क्या सच में? मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ पे जाऊँ माई। मैं यहाँ से काशी नगर जाके ऋषि राजू दत्त से भेंट करूंगा। माँ, इतनी मेहनत के बाद भी मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों होता, उनसे पूछूंगा। बेटा, अगर तुम ऋषि से मिलने काशी जा रहे हो तो मेरी नातिन है, उसकी माँ की देहांत के बाद से वो बोल नहीं रही है कुछ। क्या
तुम ऋषि से पूछ सकते हो कि वो कब तक बोल पाएगी। बस इतना काम कर दो। मैं जरूर इसके बारे में पूछूंगा। इसके बाद रामू निकल जाता है। रास्ते में प्यास लगने से वो एक घर के पास रुकता है। भाई साहब, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाएगा? हाँ जरूर मिलेगा, ये लीजिए। लगता है बड़ी दूर से आ रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो भाई? भाई, मैं काशी नगर में महाकाल के दर्शन करने के बाद राजू दत्त नाम के एक ऋषि से बात करने जा रहा हूँ। क्या आप काशी नगर में ऋषि राजू दत्त से मिलने जा रहे हैं? मैंने सुना है कि उन्हें अपनी समस्या बताने से वो आपको उसका उचित उपाय बताकर कष्ट दूर कर देते हैं। जी हाँ, इसलिए तो मैं उन महात्मा से बात करने जा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे भाई सुनो, एक बार इस पेड़ को देखो ना, कितना बड़ा है। आम का है, इसमें अब तक एक भी फल नहीं लगा है, पर यह कितना विशाल बढ़ गया है। क्या आप ऋषि से पूछकर बताओगे कि इसमें आखिर फल क्यों नहीं लग रहे हैं? ठीक है, जरूर पूछूंगा। मैं इसका कारण पूछकर लौटते समय आपसे जब मिलूंगा तो आपको बता दूंगा। अरे भाई, ये लो, कुछ पैसे अपने पास रख लो। काशी की यात्रा पर जाने वालों को पैसा देना अच्छा होता है। फिर रामू वहां से निकलकर बहुत लंबा सफर तय करके एक जंगल में पहुंच जाता है। बाप रे, ये तो बहुत घना जंगल लगता है। कितना चलाऊं, पर ये तो खत्म नहीं हो रहा है। मुझे बहुत भूख भी लग गई है। देखता हूँ यहाँ कोई फल खाने को मिल जाए तो लगता है वहां पर कोई ऋषि तपस्या कर रहे हैं। उनके पास जरूर कुछ खाने को मिल ही जाएगा। रामू राशि के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बहुत देर के बाद ऋषि ने अपनी आंखें खोली तो सामने रामू खड़ा था। अच्छा, तो तुम कौन हो बेटा? ऋषि, मैं इस तरह इतना नुकसान झेलने के बाद ये जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, मैं काशी के ऋषि राजू दत्त जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। ऋषि वर्या। अच्छा, तो तुम ऋषि राजू दत्त से मिलने जा रहे हो, तो मेरे पास एक संदेश है। क्या तुम उसका समाधान उनसे पूछ कर आओगे? जरूर ऋषि वर्या जी, बताइए आपका क्या संदेश है। मैं कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, पर मुझे किसी तरह का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। मेरी तपस्या को कोई शक्ति रोक रही है। वो क्या है, यही मैं जान नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम यह उनसे पूछकर मुझे बताओगे? मैं आपके संदेश का समाधान जानकर आऊंगा। फिलहाल आप मुझे भोजन के लिए कोई मार्ग सुझाएं। बताएं कि यहाँ फल कहाँ मिल सकते हैं मुझे। ये लो, मेरे पास कुछ फल है। आहार के लिए इसे तुम ग्रहण कर लेना। रामू ऋषि से मिले फल खाकर वहां से आगे के सफर पर निकल पड़ता है और कुछ समय बाद रामू उसे और्षि के पास पहुंच जाता है। रामू ऋषि को सारी बात बताता है। इसके बाद ऋषि बोलता है, मैं तुम्हारे संदेश का समाधान दूंगा, किंतु मेरे कुछ नियम हैं। मैं किसी भी व्यक्ति के 3 प्रश्नों का ही उत्तर दे सकता हूं, किंतु तुमने कहा तुम्हारे 4 संदेश हैं। तुम्हें उनमें से किसी एक को त्यागना होगा। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे नुकसान का अनुभव क्यों करना पड़ता है? यही पूछने इतनी दूर आया हूँ, लेकिन रास्ते में मेरी सहायता करने वाले उन तीनों को मैंने समाधान ढूंढने का वचन दिया है। और अगर सिर्फ मैंने अपना संदेश पूछा तो उनमें से किसी एक के साथ तो विश्वासघात होगा। इतना संदेश में क्यों हो? क्या यही है कि कौन से पर्सन को त्याग दूं? ऐसी बात नहीं है स्वामी जी। मैंने सोच लिया है कि इसका समाधान जानना है। अभी मैं जिस रास्ते से आया वहाँ एक ऋषि जी तपस्या कर रहे थे। वो वहाँ पर कई बरसों से तपस्या कर रहे हैं, पर उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं आपसे इसका कारण जान सकूं। क्या आप बताएंगे मुझे? उस ऋषि जी के शीश पर एक मणि है। उनकी तपस्या उस मणि में समा रही है। अगर वे इस मणि को निकाल लेंगे तो उनकी तपस्या सफल हो जाएगी। इसके बाद आर्षि ने रामू के तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। आपका बहुत धन्यवाद ऋषि वर्या जी, आपका बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, आपने मेरे तीनों प्रश्नों का समाधान बता दिया। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। विजय, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारा भला करेगी। तुम जा सकते हो। इसके बाद वहां से निकलकर जंगल में साधु तपस्या कर रहे ऋषि से मिलता है। तो तुम आ गए हो क्या? ऋषिवर ने मेरे संदेह का समाधान बताया। क्या मेरे शीश में मणि है? ये मणि मेरे सर में कैसे? अब मुझे आज तक पता नहीं चला कि ये मेरे पास है। तो मेरी तपोशक्ति इस मणि में समाहित है। ठीक है, तुमने मेरे लिए उतनी दूर जाकर इसका समाधान पूछा। मैं
ये मणि तुमको उपहार में देना चाहता हूँ। रख लो इसे बेटा। इतनी बहुमूल्य मणि आपने मुझे उपहार में दे दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ ऋषि जी। ठीक है बेटा, तुम्हारा सदा कल्याण ही होगा। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी रक्षा करेगी। वहां से निकलकर धूप में उसे पानी देकर उसके प्यास बुझाने वाले व्यक्ति के पास गया। देखिए, आपकी इस आम के पेड़ पर इसलिए फल नहीं लग रहे हैं क्योंकि इस पेड़ की जड़ के नीचे 5 सोने की मोहरों की गड़े हैं। उसी के कारण फल नहीं लग रहे हैं। इसमें उन 5 गड़ों को बाहर निकालने से इस पेड़ में फल लगने शुरू हो जाएंगे। क्या इस पेड़ के नीचे 5 गड़े सोने की मोहरों? मेरे तो भाग खुल गए। लेकिन एक शर्त है, आपको इस पेड़ को किसी तरह की हानि पहुंचाए बिना उन सारे गड़ों को निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे लंबा सफर तय करना है। देखो भाई, तुमने मुझे मूल्यवान समाधान बताकर मेरी सहायता की। एक और सहायता कर दो। इन गड़ों को पेड़ के नीचे से निकालकर मेरी मदद कर दो ना। ठीक है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। चलिए खुदाई करते हैं। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर पेड़ को कोई हानि ना पहुंचाते हुए जमीन की खुदाई शुरू कर दी और 5 सोने की के गड़े बाहर निकाले। उन घड़ों को देखकर वो व्यक्ति प्रसन्न हो गया। वाह, मेरे भाग्य खुल गए। इतना सारा धन मैंने वर्षों से घर के नीचे दबा कर रखा था और मुझे पता ही नहीं चला था। ये संपदा मुझे आपके कारण मिली है। बेटा, आपने ऋषिवर से मिलकर समाधान ना पूछा होता तो मुझे कभी नहीं मिलता। इसलिए मेरी ओर से बेहंट के रूप में ये लेके जाओ। मैंने किसी फल की आस में आपकी सहायता नहीं की। ये आपकी घर में खजाना मिला है। ये खजाना आपका ही है। ऐसा मत कहिए, मैं अपने मन से आपको ये दे रहा हूँ। मना मत कीजिए। आपको ले जाने में आसानी हो, उसके लिए मैं गाड़ी का बंदोबस्त करता हूँ। उस व्यक्ति के घर से भी निकल जाता है रामू और थोड़ी देर में जिस धर्मशाला में वो रुका था उस बूढ़ी माँ के पास पहुँचता है। तुम आ गए बेटा, बहुत लंबी यात्रा करके आए हो। बातें बाद में कर लेना, तुम पहले हाथ मुंह धोकर भोजन कर लो। मैंने रास्ते में भोजन कर लिया है। माई, आपकी प्रश्न का समाधान पूछकर आ गया हूँ। माई ऋषिवर्य ने कहा है कि जैसे ही आपकी नातिन उनके होने वाले पति को देखेगी तब वो बात करने लग जाएगी। तो फिर जो व्यक्ति मेरी नातिन से विवाह करेगा वो कहाँ मिलेगा मुझे नातिन को बोलते हुए सुनना है। पता नहीं उसका भाग कब बदलेगा। जल्दी होगा माई, आप निश्चिंत रहिए। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ उसकी नातिन आ जाती है। रामू को देखकर बोलती है, मेरी नातिन ने कुछ बोला? इसने अभी कुछ बोला। तुमने सुना बेटा, बहुत ही प्यारी। तुम इस कपड़ों में राजकुमारी लग रही हो। वाह, ये कितनी सुंदर है। ठीक है माई, अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? तुम ही ने कहा ना कि ऋषि ने कहा मेरी नातिन अपने होने वाले पति को देखते ही बोलने लग जाएगी, तो तुम ही इसके पति हुए ना। इसने तुम्हें देखकर बोला, बेटा विधि के विधान को मना मत करो। देखो, तुम इससे विवाह कर लो। अगर तुम इससे विवाह कर लेते हो तो मैं गंगा नहा लूंगी। इतनी सुंदर कन्या से विवाह करना तो मेरा सौभाग्य होगा माई। फिर रामू उस कन्या से विवाह करके अपने घर जाता है। माँ देखो, मैं क्या लेके आया हूँ, और ये तुम्हारी बहू है। देखो माँ, कुछ तो बोलो ना, आखिर तुम कुछ कह क्यों नहीं रही? बेटा, जब तू यहाँ से गया तब मैं दुर्घटनावश गिर पड़ी। मेरी आंखों की रोशनी चली गई। अब मैं कुछ नहीं देख सकती हूँ। क्या माँ, ये सब क्या हो गया? तुम्हारे ऐसे कठिन समय में तुम्हारे पास नहीं था। सुनिए जी, जंगल में ऋषि ने जो आपको मणि दी थी वो मणि सच में बहुत ही चमत्कारी है। वो कोई ऐसी छोटी मोटी मणि नहीं है। उस मणि के अंदर ऋषि की तप शक्ति है जी। उस मणि को माँ के आंखों पर रख दीजिए। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं अभी मेलता हूँ। जैसे ही रामू उस मणि को माँ के आंखों पर रखता है, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। बेटा, मुझे अब सब दिख रहा है क्या? यही तुम्हारी पत्नी है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। यह इतना सोना, यह मणि, तुम्हारा इससे विवाह करना, ये सब कुछ कैसे हुआ? अपनी माँ को सारी सच्चाई बताता है। और इस तरह मुझे ये सब मिला है माँ। इस तरह रामू ने अपने अच्छाई से जो लोगों की सहायता की, उसका फल अलग अलग रूप में उससे मिल गया, जिसे उसकी खुशियां वापस लौटी। उस दिन से अपने माँ और पत्नी के साथ वो सुखपूर्वक रहने लगा।